आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन देखने वाले हैं। एक तरफ है हजारों साल पुराना दर्शन और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न साइंस। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का राज किसी पुरानी ध्वनि या यूनिवर्स के किसी मैथमेटिकल कोड में छिपा हो? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरू करते हैं अपना सफर, प्राचीन तंत्र से क्वांटम चेतना तक। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, तंत्र। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुना तो बहुत लोगों ने है, पर शायद ठीक से समझा नहीं है। और यही वो शब्द है जो असल में रियलिटी को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो फिर आखिर ये तंत्र है क्या? आजकल लोग इसके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं उसे एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और फिलोसॉफिकल है। चलिए इसके बिल्कुल बेसिक, इसकी जड़ तक चलते हैं। अगर हम शैवागम शास्त्रों को देखें तो वहां इसकी एक बहुत सीधी साधी परिभाषा दी गई है। तंत्र कोई जादू टोना या रहस्यमयी पूजा पाठ नहीं है। नहीं, ये तो आत्मज्ञान को, सेल्फ नॉलेज को एक्सपैंड करने का एक प्रोसेस है। आप इसे एक तकनीक कह सकते हैं, एक तरीका जिससे चेतना को उसके लिमिट्स के पार ले जाया जा सके। और मजे की बात तो ये है कि इसका पूरा दर्शन इसी शब्द में ही छिपा है। देखिए, ये दो हिस्सों से बना है, तन और त्र। तन का मतलब है एक्सपैंड करना, विस्तार करना, और त्र का मतलब है मुक्त करना, लिबरेट करना। मतलब एक तरफ चेतना का विस्तार और दूसरी तरफ मन को अज्ञान और बंधनों से आज़ादी। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब देखिए, कई आध्यात्मिक रास्ते ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये दुनिया एक माया है, एक भ्रम है, इसे छोड़ दो। लेकिन तंत्र का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है, एकदम उल्टा। तंत्र कहता है कि ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये सब भागने की चीजें नहीं है। अरे ये तो चेतना को एक्सपैंड करने के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें समझना है, इनका इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये जो विस्तार वाली बात है ना, ये हमें एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल सवाल, एक पहेली के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वो पहेली ये है। देखिए, तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, कश्मीर शैववाद। वो कहता है कि हम सब अपने असली स्वरूप में पहले से ही डिवाइन हैं, परफेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सच पहले से ही हमारे अंदर है, तो फिर हमें उसे ढूंढने के लिए बाहर किसी किताब, किसी गुरु या किसी परंपरा की जरूरत ही क्यों है? ये तो विरोधाभास हो गया ना। इस विरोधाभास का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है पहचानना। सोचिए, हम ज्ञान को सीखते नहीं हैं, हम बस उसे पहचानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भूली हुई धुन सुने और अचानक पूरा का पूरा गाना याद आ जाए। गाना नया नहीं था, वो तो पहले से अंदर था। बस उसे याद दिलाने के लिए एक छोटे से ट्रिगर की जरूरत थी। इस बात को समझने के लिए एक और बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए कि कोई प्रेमी है जो हमेशा से मौजूद है, पर अज्ञान के पर्दे की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पा रहा। फिर एक दूत आता है, एक मैसेंजर, और बस इतना कहता है, अरे यही तो है तुम्हारा प्रिय। और अचानक सब उसे पहचान लेते हैं। अब देखिए, दूत ने प्रेमी को बनाया नहीं, उसने तो बस पहचानने में मदद की। बिल्कुल इसी तरह सच हमेशा हमारे अंदर ही होता है। बाहरी ज्ञान या गुरु उसे पैदा नहीं करते, वो बस उस पर से पर्दा हटाते हैं। तो ठीक है, अगर ज्ञान को सिर्फ पहचाना जाता है, तो सवाल यह है कि वो ट्रिगर क्या है, वो कौन सी चीज है जो हमें याद दिलाती है। इन दार्शनिकों के मुताबिक जवाब है भाषा, लैंग्वेज। ये जो भाषा है ना, यही रियलिटी का ताना बाना है। एक महान दार्शनिक हुए भर्तृहरि। उनका कहना था कि भाषा सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब करने का एक टूल नहीं है। नहीं, ये तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है जिस पर हमारी चेतना चलती है। बिना शब्दों के कोई सोच, कोई समझ, कुछ भी मुमकिन नहीं है। और इस फिलॉसफी के हिसाब से हर शब्द जो हम बोलते हैं वो एक सफर तय करता है। ये सफर शुरू होता है परा से, यानी परम मौन, जहां बस एक इरादा है, एक इंटेंशन। फिर वो बनता है पश्चंती, एक इंट्यूटिव फ्लैश, एक बीज जहां अभी शब्द नहीं है। उसके बाद आता है मध्यमा, जहां मन के अंदर वो विचार एक स्ट्रक्चर लेता है। और आखिर में वो वैखरी के रूप में हमारे मुंह से बाहर निकलता है। सोचिए, परम मौन से लेकर बोले गए शब्द तक की एक पूरी जर्नी है। तो फिर वो आहा मोमेंट कब आता है? वो पहचान का बल। वो तब आता है जब बाहर से बोला गया कोई शब्द, यानी वैखरी, हमारे अंदर पहले से मौजूद उस इंट्यूशन, उस पश्चंती के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर जाता है। जैसे दो सुरों का मिलना, बस उसी पल पहचान हो जाती है। अच्छा, अगर शब्द और भाषा इतने फंडामेंटल हैं,
तो क्या उनके फिजिकल फॉर्म का, मतलब साउंड और वाइब्रेशन का भी कोई गहरा असर होता है? और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर यह प्राचीन दर्शन सीधे सीधे मॉडर्न न्यूरोसाइंस से जा मिलता है। अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास ध्वनियां हमारे दिमाग पर असर डाल सकती हैं। अब ये जो पुराने संस्कृत के छंद है ना, ये सिर्फ कविता नहीं है, इन्हें आप वाइब्रेशन के टेम्पलेट समझ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि रिसर्च ये दिखाती है कि अलग अलग छंद जैसे गायत्री या अनुष्टुभ हमारे ब्रेन में बिल्कुल अलग अलग मेजरेबल इफेक्ट पैदा करते हैं। एक छंद फोकस करने में मदद करता है तो दूसरा कनेक्शन की फीलिंग देता है। ये सब ब्रेन वेव्स में नापा जा सकता है। तो वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस का ये जो कनेक्शन है, ये हमें हमारी फाइनल लीप, एक आखिरी छलांग की तरफ ले जाता है। एक ऐसी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी जो हजारों साल पुरानी इस बात को एक हैरान कर देने वाले नए तरीके से सामने रखती है। ये काम है डॉक्टर अनिर्बान बंद्योपाध्याय का, और ये सच में माइंड ब्लोइंग है। उनकी रिसर्च कहती है कि ये जो वैदिक छंद हैं, ये बाहरी घड़ियों यानी एक्सटर्नल क्लॉक्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे ब्रेन की अंदरूनी घड़ियों को सिंक कर देती हैं, उनके साथ तालमेल बिठा लेती हैं। और ये कैसे होता है? ऐसा लगता है कि ये ध्वनियाँ एक बहुत ही खास कोड का इस्तेमाल कर रही हैं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं का कोड, और इस कोड के जरिए वो हमारे न्यूरॉन से सीधे बात कर रही हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक हमारी चेतना कोई कंप्यूटर नहीं है जो बस डेटा प्रोसेस कर रहा हो। नहीं, ये एक जिंदा, एक म्यूजिकल सिस्टम की तरह है जो खुद को ऑर्गेनाइज करता है, और इसका आधार, इसका बेस यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल मैथ है, प्राइम नंबर्स। ये एक यूनिवर्सल कोड है और हमारा दिमाग उस कोड को समझने, उसके साथ रेजोनेट करने के लिए बना है। तो अंत में कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है। चाहे हम प्राचीन तंत्र की बात करें या मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की, दोनों एक ही जगह इशारा कर रहे हैं, परम ज्ञान या प्रसिद्धि। बस ये एहसास है कि कोई इस यूनिवर्स के वाक्य को सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि वो खुद वो आवाज है जो इस वाक्य को बोल रही है। कोड को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि हम खुद उस कोड का हिस्सा हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर चेतना वाकई एक कोड है और भाषा उसे पहचानने की चाबी है, तो क्या ये पूरा का पूरा आत्मज्ञान का सफर बस उस एक भाषा को फिर से याद करने के बारे में है, जो हम शायद हमेशा से जानते थे?